पिछले कुछ दिनों से एक बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट चर्चा में चल रहा है, एक नया ब्लड ग्रुप। शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन एक नया ब्लड ग्रुप जो है वो चर्चा में चल रहा है। इसका मतलब जो हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रखा है उसमें उसका डिस्कस जरूर करेंगे पहली बार, क्योंकि 25 में हो सकता है प्रीलिम्स में वो आपसे पूछ लिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अगर हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका के अंदर भी कोई ना कोई चीज आपको न्यूज़पेपर में, अरे बच्चों बातें नहीं बच्चे, आराम से देखिए। अब क्लास में आने के बाद ये 2.5 घंटे मेरे हैं, है ना? अभी 2.5 घंटे मेरे, अब सिर्फ बोर्ड पे देखना है या बस सुनना है मुझे? कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में ना आए, बिल्कुल आप बेफिक्र होके पूछिए। तो कोशिका पढ़ते समय भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो नई रिसर्च में चलती हैं और वो आपको न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। और जैसे ही कोई ऐसी चीज मिले उसको आप जरूर पढ़िए, और अगर हो सके तो जो नोट्स आप बना रहे हो इसको कहीं ना कहीं उसको भी छोटा सा ड्रॉ करके अटका दीजिए। इससे होगा क्या कि जो नया नया टॉपिक आया है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, वैसी व्यवस्था आपके लिए पहले हो जाए। ठीक है, बाकी जब तक कोर्स चलेगा ऐसा काम मैं करता रहूंगा। जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये मोर्चा आपको संभालना है। कल हमने सेल को देखा था कि ये कितने भागों में बटी हुई है, 2 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला था आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, और दूसरा आपका था प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो 2 भागों में हमने बांटा था, सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग। अच्छा, कुछ शब्द मैं इंग्लिश में यूज करता हूं, उससे किसी को एलर्जी तो नहीं है? चल जाएगा ना? हाँ है, नहीं दोनों तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा कि अब हिंदी में पार नहीं पड़ेगी वहां हम इंग्लिश काम ले लेंगे। कोशिकांग, और यहां पर क्या था? कोशिका द्रव। अब आवाज नहीं हुई, मुझे डिस्ट्रैक्ट होता है उससे। बैठ जाइए, जो लेट आए वो आराम से बैठ जाइए, जो खा पी के आए बैठ जाइए आराम से। यहां पर इस चीज को हमने एक और भी नाम दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये किसी कोशिका का बाहरी भाग। और यहां पर प्रोटोप्लाज्म जो है उसको मैंने एक हिंदी में नाम दिया था जीव द्रव। ये जीव द्रव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। जीवन का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये साइंस के फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भौतिक आधार का मतलब है कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है किसी कोशिका के अंदर जो लाइफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है उसको भौतिक आधार कहा जाता है। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को बेसिकली क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार। और ये जो जीवन का भौतिक आधार है ये किस व्यक्ति ने कहा था? उसका नाम था हग्सले। किसने कहा था? हग्सले। ठीक है, और ये जीवन का भौतिक आधार जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसका नाम था डुजार्डिन। तो जो खोज की गई थी उसका नाम था डुजार्डिन। और इस खोज करने के बाद इसका जो नाम दिया था कि ये जीवन का भौतिक आधार तो नहीं है, लेकिन इसका नाम दिया था क्या? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। वो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे। इन्होंने दिया था इसका नाम। ध्यान से देखिए, जीवन का भौतिक आधार किस व्यक्ति ने कहा? हग्सले ने। रुकिए रुकिए, लिखने के लिए मैं आपको लिखवाऊंगा, समझ लीजिए, उसके बाद करते हैं। जीवन का भौतिक आधार है क्या चीज? जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन ने।
देखिए वैज्ञानिकों को कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये केवल ऐसा है कि हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं। और खोज करने के बाद इसका नाम प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, क्योंकि नाम इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने केवल खोज की थी, तो नाम किसने दिया, पुरकिंजे ने। और इसे आगे चल करके प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा हक्सले ने। लिखिए, जीव द्रव को, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है और इसे यह नाम, और इसे यह नाम हक्सले ने दिया, और इसे यह नाम हक्सले ने दिया। जीव द्रव की खोज, जीव द्रव की खोज डुजार्डिन ने की, यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, डुजार्डिन ने की, डुजार्डिन ने की। जबकि जीव द्रव का नामकरण, जबकि जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया, पुरकिंजे ने किया। बोर्ड पे लिखा हुआ नाम पुरकिंजे। यहां कभी भी इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी यूपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन ये क्या चीज है इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब सेल का आगे का स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तब उसकी और फर्दर स्टडीज हुई। तो सबसे पहले कौन सा माइक्रोस्कोप आया, वहां से लेकर के नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो माइक्रोस्कोप है इस समय, उन तक की एक जर्नी छोटी सी देखते हैं हम। लिखिए स्टार बना करके, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज, स्टार बना के लिखिए, आई, ल्यूवेन हॉक ने की, ल्यूवेन हॉक ने की, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज ल्यूवेन हॉक ने की। ये ल्यूवेन हॉक वही है जो कल हमने पढ़ा था, जिन्होंने किसकी खोज की थी, लिविंग सेल की थी, साथ में बैक्टीरिया की थी, साथ में स्पर्म की थी। ठीक है, लिखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज जेनसन और जेनसन पिता पुत्र थे, जेनसन एंड जेनसन ने की, जेनसन एंड जेनसन ने की। आप में से जितने भी साइंस स्टूडेंट रहे हैं जो लैब में माइक्रोस्कोप को देखा हो, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही था। एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हमने कहा है वो केवल लेंस था, जो आपने देखा है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जिसकी खोज किसने की थी, जेनसन एंड जेनसन। उसके बाद अगला जो फीचर आता है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। लिखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज मैक्स नॉल, बोर्ड पे देखेंगे, मैक्स नॉल तथा अर्नेस्ट रस्का, मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रस्का ने की, मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रस्का ने की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था दोस्तों, वो अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी अवतार था। जैसे ये आया तो सेल के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिली, थोड़ा सा रूप उनका 1,00,000 गुना बड़ा हम देख सकते थे। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो हम 10 गुना बड़ा या 100 गुना बड़ा देख सकते थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1,00,000 गुना बड़ी चीज को करके हम देख सकते थे। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। तो फिर नए माइक्रोस्कोप में जो नैनो टेक पे थे वो आया। लिखिए,
STM स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोप, STM। इसका आविष्कार रोहरर तथा बिनिंग ने किया। रोहरर तथा बिनिंग ने किया। जिसके लिए वर्ष 1986 में 1986 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नोबेल प्राइज यानी नींबू पानी। क्या पिला दिया इनको? नींबू पानी पिला दिया, नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में मिलता है? कौन कौन देता है ये? नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे किसके लिए देता है? वर्ष 2022 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन करके आ सकता है। फिजिक्स के अंदर अगले मेंस तक आ सकता है। हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसके लिए कौन से दो टॉपिक थे? एक तो पार्टिकल फिजिक्स कल हमने नाम लिया था, एक हमने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का नाम लिया था। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको वो वर्ष 2022 का नोबेल प्राइज का एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकता है। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अगर मेंस के क्वेश्चनों में आप देखोगे शायद 21 के आसपास, तो उसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है। अरे सुनिए, 21 के आसपास एक क्वेश्चन आया हुआ है या 22 में आया हुआ है कि वर्ष 2014 में कोई दो वैज्ञानिक थे जिनको ब्लू एलईडी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और दैनंदिन जीवन यानी प्रतिदिन जीवन के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, ये मेंस का क्वेश्चन है। हम आगे चल करके इन क्वेश्चन को भी देखेंगे। और एक नई चीज जो मैंने आज ही पढ़ी, और बिल्कुल आज, वर्ष 2020 में दो महिलाओं को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। ध्यान दीजिए, नोबेल प्राइज से संबंधित ही बातें जो हैं एक्स्ट्रा। आज सुबह मॉर्निंग की न्यूज में मैंने इसको देखा। वर्ष 2020 में दो महिलाएं थी, जेनिफर ए डुडना और एक शार्पेंटियर करके दो महिलाएं थी। विश्व में पहली बार दो महिलाओं को सम्मिलित रूप से एक नोबेल प्राइज दिया गया। और ये नोबेल प्राइज था क्रिस्पर कैस9 टेक्निक। जो जीन एडिटिंग टॉपिक हमने कल पढ़ा था उसके अंदर हम ये क्रिस्पर कैस9 टेक्निक पढ़ेंगे। इन्होंने नोबेल प्राइज को छोड़ने की बात की है, और वो भी ह्यूमन वेलफेयर के रूप में, कि हम इसका पेटेंट जो है वो हटा देते हैं। ऐसा एक न्यूज वर्तमान के 2 दिनों में चर्चा में है। अब ये आपके दिमाग में शायद ना आया हो या ना पड़ा हो, लेकिन है तो सही है। और अगर है तो यूपीएससी आपसे क्यों ना पूछे। इसीलिए बेसिक टॉपिकों के साथ साथ जब हम देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको जरूर पढ़ना है। अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन है। आज की न्यूज के अंदर था। अगर ऐसी बात आई है तो मैं कहीं ना कहीं इस 2020 वाला जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें जरूर उल्लेख करूंगा उन दोनों महिलाओं के साथ। तो हो सकता है कि ये जो 2020 का नोबेल प्राइज मिला है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक को, जीन एडिटिंग तकनीक को, इस पे एक क्वेश्चन बन पाए, तो उसमें ये जो पैराग्राफ जो मैंने अभी बोला, अगर आप इसमें डाल देते हैं तो देखिए बढ़िया दाल तड़का बन जाएगी। और जो मार्क्स हैं वो आपको दूसरे कैंडिडेट से चाहे 1 मिले चाहे 2 मिले, ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आपको ऐसा मिलता है तो भैया कैडर चेंज हो जाता है। आप मेंस में आप प्रॉपर में आ सकते हो। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आप 3-3 क्लास ले रहे हो, हम थक तो जाते हो। 3 क्लास ले रहे हो ना, 4 क्लास लेते हो, कोई बात, थकते तो हो ना। तो थकान के साथ इन चीजों पे भी रात को सोए सोए पड़े पड़े आराम से वीडियो में देख लेना चाहिए। कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा इस चीज को अपनाना है आपको। राइट, लिखिए। एसटीएम माइक्रोस्कोप की मदद से
एसटीएम माइक्रोस्कोप की मदद से एसटीएम माइक्रोस्कोप की मदद से कोशिका का लाइव चित्रण किया जा सकता है। लाइव चित्रण किया जा सकता है। और यह माइक्रोस्कोप नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और यह माइक्रोस्कोप नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कौन सी टेक्निक पर आधारित है? अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, हल्का सा आइडिया लीजिए, 10 की पावर -9, क्या पीछे क्या लगाऊं? मीटर। 10 की पावर -9 मीटर के संदर्भ में इस पैमाने पर जो भी टेक्नोलॉजी काम करती है उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी आप देखिए कि किसी भी चीज को हम 10 की पावर -9 के पैमाने पर लाएं और फिर उसका उपयोग करें, और उपयोग किसमें किया? माइक्रोस्कोप बनाने में। तो ऐसा माइक्रोस्कोप क्या कहलाएगा? नैनो माइक्रोस्कोप। उसी प्रकार से अगर मान ली मैं 10 की पावर -10 मीटर में पैमाने को लाऊं और एक माइक्रोस्कोप बनाऊं, तो अब जो माइक्रोस्कोप बनेगा उसको क्वांटम माइक्रोस्कोप कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? क्या बोलेंगे? क्वांटम माइक्रोस्कोप। और क्वांटम इंपॉर्टेंट है और आपके कोर्स में आने लायक प्रश्न बना सकती है। लिखिए एक और, एटॉमिक, स्टार बना के लिखिए, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एएफएम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की खोज, खोज का मतलब आविष्कार लिखेंगे, का आविष्कार वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में क्वार्टे तथा गर्बर ने की। क्वार्टे तथा गर्बर ने की, बोर्ड पे लिखा है, क्वार्टे तथा गर्बर ने की। क्वार्टे ने कौन सी गड़बड़ की? 1986 में ऐसा माइक्रोस्कोप बना दिया जो कि क्या कहलाता है? एएफएम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। लिखो, यह माइक्रोस्कोप भी नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब मैं आपके सामने एक कोशिका का चित्र बनाऊंगा, क्योंकि अपने लोग स्लाइडों पे विश्वास नहीं करते, अपने हाथ से चित्र बनाएंगे। बोलो हाँ या ना? आपको भी बनाने पड़ेंगे और मुझे भी। स्लाइडें व्लाइडें अपने काम में नहीं लेंगे। और स्लाइड में, सॉरी, जब मैं डायग्राम में बनाऊंगा, जहां लिखूं मैं प्लांट, तो वो स्ट्रक्चर प्लांट सेल में है, और जहां लिखूं मैं एनिमल, तो वो स्ट्रक्चर एनिमल सेल में है, और जहां मैं कुछ भी नहीं लिखूं तो वो प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। मेरे साथ साथ बना सकते हो इस डायग्राम को आप। अरे अरे, इतनी बात है, बनाइए मेरे साथ साथ। ये तो गड़बड़ हो गया भाई। ये तो गड़बड़ हो गया भाई। दूसरा मुझे मेरे हाथ से ही बनाना पड़ेगा। किधर गया भाई? किसको करना पड़ेगा? कैसे आएगा वापस ये? हाँ, आ गया आ गया।
और इसको कैसे बंद करना है? या मुझे ऐसा लग रहा है किस दिन खाली क्लास में आके मुझे सीखना पड़ेगा ये पूरा। केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, क्रोमैटिन, धागे, मोह मोह के, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। ये प्लांट्स में पाया जाता है, पादप कोशिका में, और ये 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यह है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। रसधानियां, गोल्जी काय, और यहां पर है तारक काय, तारक मेहता का उल्टा। यहां है कोशिका झिल्ली, और जो तारक काय है ये जंतु में पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर। और ये जो बाहर वाली है ये कोशिका भित्ति, और ये प्लांट सेल में पाई जाती है, पादप कोशिका के अंदर। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं,
अब डिसाइड कर लो, इंग्लिश में या हिंदी में। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। आप डिक्टेट भी इंग्लिश में करते हो, क्या आप राइटिंग भी, तो फिर आप देखिए मेरी बात सुनिए, हालांकि ये आप उतार लीजिए, जब मैं लिखवाऊंगा ना एक एक करके तो मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा वहां पे, लेकिन अब यहां पर मैं इंग्लिश का भी लिख दूंगा तो बोर्ड पूरा पैक हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे एक एक करके लिखेंगे उसमें मैं इंग्लिश का भी लिखूंगा। क्लियर। अंग्रेजों के लिए भी कुछ सुविधा की है मैंने। ऐसा लग रहा है कोई पीजी की थाली है खाने के लिए, नहीं है ना, ऐसा लग रहा है ना। कोशिका द्रव। अच्छा, कितने लोग हैं जो इंग्लिश इंग्लिश में चाहते हैं ये वाला? अरे वाह। तो अगर मैं यहां से बोलूं केवल तो काम चल जाएगा, या मैं एक एक करके लिखूं तो चलेगा? बोल दूं? आइए फिर लिखिए, फिगर बना लो, फिर इंग्लिश में बोल देता हूं। तारक काय, वो क्या ऊपर पेन सही ढंग से चल नहीं रहा, मैं यहां लिख देता हूं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल्स कहते हैं उसे। क्वेश्चन दोनों में आएंगे। जंतु सेल में है, जंतु सेल में, एनिमल सेल में। चलिए कोई बात नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किधर? इसको यहीं लिखा है मैंने, ये क्या वहां पर पूरा पेन नहीं चल रहा था इसलिए। क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स। एक मिनट रुकिए, मुझे इंग्लिश में लिख देना चाहिए, उसके बाद चेक करिए। राइबोसोम, अरे अब इंग्लिश में लिख दिए हैं, उनको लिख लीजिए। अब समस्या है कि वो क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है। आप क्लास को हल्के में ले रहे हो और यूपीएससी आपको हल्के में नहीं लेगी, जान ले लेगी वो आपकी। बहुत स्लो बना रहे हो आप। गुड। रस धनिया,
वैक्यूल्स। एक तो फालतू में अंग्रेज मत बनना, मारे जाओगे वहां पे, ध्यान रखना। उतना ही अंग्रेज बनना जितना बनने लायक है ना? डिफरेंस दोनों में ये है कि कोशिका को अलग अलग एंगल में देखा जा सकता है उसमें, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप में। बना लिया सबने? क्या बात है, सबने बड़ा अच्छा बनाया यार, गुड। सेल वॉल जो है ना, ये वाला, ये प्लांट सेल में है। ये जो बाहर वाला है, ये वाला, और इसके वाला जो है वो कोशिका झिल्ली है अंदर। कौन सा वाला? ये ये सेल वॉल है, मोटी होती है ये, कोशिका में मोटी होती है। ये एक सिम्बायोकली बना हुआ है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है ये, ठीक है ना? एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि यहां से लेके यहां तक ये काफी मोटी होती है स्ट्रक्चर। ये आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.